हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी कद काठी में काफी अच्छी थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। सुहानी की माँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अपनी माँ को देखकर सुहानी रोते हुए कहती है, माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी बेटी आपको बचा कर रहेगी। सुहानी अपनी माँ से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और सुहानी को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, सुहानी जी, आप अपने आप को संभालिए। अगर आप ही कमजोर हो गयी तो आपकी माँ को हिम्मत कैसे आएगी। पर डॉक्टर, आप मेरी माँ को बचाते क्यों नहीं डॉक्टर? देखिए सुहानी जी, मैं आपकी माँ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इनका एक ऑपरेशन होना है जिसमें 1 लाख रुपए लगेंगे। आप इनकी फीस काउंटर पर जमा करवा दीजिए। 1 लाख रुपए? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो खुद इतनी गरीब हूँ। हम गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी रकम है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। डॉक्टर, आप माँ का इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। देखिए सुहानी जी, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं ब्रेक नहीं कर सकता। आप जब तक पैसे डिपॉजिट नहीं करवाती तब तक हम आपकी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सुहानी के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत थी, और होती भी क्यों नहीं। सुहानी एक बहुत गरीब लड़की थी और गरीबों के लिए 1 लाख बहुत बड़ी कीमत है। सुहानी अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का जुगाड़ करने निकल गई, पर सवाल ये उठता है कि सुहानी 1 लाख रुपए लाए तो लाए कहाँ से। सुहानी अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे उधार लेने जाती है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, चोर चोर, मेरे पर्स को कोई उसे वापस लाओ। उस औरत की आवाज सुनकर सुहानी की नजर एक लड़के पर जाती है जो कि उस औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। ये देखकर अब सुहानी बिना सोचे समझे उस आदमी के पीछे भागना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में वो उस चोर को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उससे पर्स लेकर उस औरत को वापस करती है और वो औरत कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे पर्स को बचाकर मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। बताओ मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे उतारूं? उसकी बात सुनकर सुहानी खुद से बोलती है, सुहानी, ये औरत सामने से मुझे हेल्प करने को क्यों बोल रही है? क्यों ना मैं इससे ही हेल्प मांग लूं, क्या पता ये मेरी मदद कर दे। आंटी जी, वो मुझे आपसे एक मदद चाहिए, क्या आप? अरे हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? आंटी जी, मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप मेरी हेल्प कर देती तो। बेटा मेरा नाम अनुपमा है और तुम तो जानती हो कि 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तुम्हें जानती नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हारी माँ की हालत सुनी तो कहीं न कहीं मुझे तुम्हारी मदद करने का मन कर रहा है, पर मैं अपने पैसों की सेफ्टी चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये है कि जैसे तुम्हें अपनी माँ के लिए पैसे चाहिए, वैसे मुझे मेरे बेटे के लिए एक पत्नी चाहिए। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर सको तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। मुझे मंजूर है, मैं आपके बेटे से शादी के लिए तैयार हूँ, पर मुझे 1 लाख रुपए की मदद कर दीजिए। शादी करने से पहले एक चीज और बता दूं कि मेरा बेटा शादीशुदा था। अब उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही और वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। बस तुम्हें उसको ठीक करना है और ताउम्र मेरे घर की बहू बनकर रहना है। हाँ, उसकी हाइट तुमसे थोड़ी छोटी है, यानी तुम उससे लंबी हो। क्या तुमको ये शादी मंजूर है? मुझे मंजूर है आंटी जी, बस मेरी मदद कर दीजिए। मेरी माँ के पास ज्यादा समय नहीं है। अनुपमा अब उसको 1 लाख रुपए देकर उसकी मदद करती है, जिसके बाद सुहानी उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा करवाती है। एक तरफ सुहानी की माँ का ऑपरेशन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी अनुपमा के बेटे रणवीर से शादी कर रही थी। कुछ देर बाद जब सुहानी की माँ का ऑपरेशन खत्म होता है, तो वही सुहानी की शादी भी रणवीर से हो जाती है। अब सुहानी जब अपनी माँ से मिलने जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सुहानी को मानो झटका सा लगता है। सुहानी अपनी माँ की लाश को पकड़कर बहुत रो रही थी और कुछ देर बाद सुहानी अपनी माँ की लाश को मुखाग्नि देती है और ससुराल आती है। उसको उदास देखकर अनुपमा सुहानी से कहती है, देख बहू, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने पैसे दिए ताकि तेरी माँ बच सके, लेकिन तेरी माँ का समय शायद पूरा हो चुका था और अब वो नहीं रही। पर बहू, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तू अपनी माँ के जाने के सदमे में रहे। देख बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है, तो इस घर की बहू है, इसलिए तुझे अपनी माँ के सदमे से बाहर निकलकर अपने ससुराल पर ध्यान देना होगा। जी माँ जी,
सुहानी अब अपनी सास की बात मानकर अपने पति और ससुराल पर ध्यान देती है। उसके पति की लंबाई उससे थोड़ी छोटी थी, जिसको देखकर सब उसे गरीब लंबी बहू बोला करते, लेकिन वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। समय गुजरता है। समय के साथ सुहानी अपने ससुराल में घुल मिल जाती है, पर वो अभी तक अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाती। ऐसे ही एक दिन सुहानी रणवीर के पास चाय लेकर जाती है और उसको देती हुई कहती है, रणवीर जी, मैंने आपकी चाय रख दी है, आप पी लेना, और आपके कपड़े भी यहाँ बेड पर रख दिए हैं। सुहानी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। तुम होगी दुनिया की नजरों में मेरी पत्नी, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। और आज तो तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी को छू लिया, पर ध्यान रहे कि आगे से मेरी अलमारी को हाथ भी मत लगाना, समझी तुम? रणवीर सुहानी को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी रणवीर के दिल में अपनी पूरी जगह बनाने की कोशिश करती है, पर वो उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही थी। ऐसे ही एक रात सभी बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अनुपमा देखती है कि रणवीर और सुहानी के बीच काफी दूरियां हैं। ये देखकर अनुपमा खाने के प्लेट को दूर करते हुए कहती है, आय हाय, छी, कितना गंदा खाना बनाया तूने। बहू, तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? मम्मी जी, आता है, और मैंने तो खाना बिल्कुल सही बनाया है, और फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। हाय राम, देखो तो कैसे जुबान चला रही है। बहू, तेरी स्वर्गवासी माँ ने यही सिखाया है कि अपनी सास से जुबान लड़ाइयो। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, मुझे सब कुछ आता है, मैं आपके लिए कुछ और बना कर लेकर आती हूँ। सुहानी अब अपनी आंखों में आंसू लिए किचन में अपनी सास के लिए दूसरा खाना बनाने चली जाती है। तो वहीं सुहानी के साथ ऐसे बर्ताव के बाद भी रणवीर कुछ नहीं कहता। यूं ही समय बीतता है और अपनी माँ को सुहानी के ऊपर ऐसे जुल्म करते देखकर अब रणवीर को भी बुरा लगने लगता है, या यूं कहें कि रणवीर को कहीं न कहीं सुहानी से प्यार होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन, अरे ओ घर नाची, आज की डेट में मुझे चाय मिलेगी या नहीं? बस मम्मी जी, ला रही हूँ। सुहानी अब अपनी सास के लिए चाय ले आती है। रणवीर भी वहीं पास में बैठा था और अब सुहानी अपनी सास को चाय देती है। और जैसे ही अनुपमा चाय पीती है, वैसे ही अनुपमा चाय के कप को फेंकते हुए उससे कहती है, बहू, लगता है सच में तुझे कुछ नहीं आता। मैंने तुझे बस एक चाय बनाने को कही थी, लेकिन तुझसे ये भी सही से नहीं बनाई गई। एक तो पता नहीं तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त ऐसा क्या खाया था जो तो इतनी लंबी हो गई। एक तो तू लंबी, ऊपर से कामचोर और निकम्मी। हे भगवान, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जैसी लड़की को मैंने अपनी बहू बनाया। अरे तेरी माँ मर रही थी, इसलिए मैंने तुझे पैसे देकर तुझे अपने घर की बहू बनाने की सोची। मैंने सोचा था कि कम से कम घर में मेरी बहू बनने के बाद तू मेरे बेटे को पहले जैसा कर देगी, पर नहीं, मैं ही गलत थी। मुझे तो अब अफसोस होता है कि मैंने क्यों तुझे पैसे दिए और क्यों तुझे इस घर की बहू के रूप में अपनाया। अनुपमा सुहानी को उल्टा बोल रही थी कि तभी रणवीर अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है, माँ, बस बहुत बोल लिया आपने। अरे इस बेचारी की क्या गलती है जो आप बार बार इसको कोसती रहती हैं? जब आपको अपनी गलती पर इतना ही पछतावा है तो आपने इसको पैसे देकर इसके ऊपर एहसान ही क्यों किया? बेचारी आपके एहसान के बोझ के नीचे दबी हुई है। ये कितनी कोशिश करती है आपको और मेरा दिल जीतने की, पर हम लोग इसकी कदर नहीं करते। लेकिन अब बस बहुत हुआ। इसने भले ही ये शादी मजबूरी में की हो, पर इसका हक बनता है इस घर पर, क्योंकि इस घर की बहू है। चाहे आप इसको इस घर की बहू माने या ना माने, पर अब मैं इसको अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। सुहानी, आज के बाद तुम इस घर की बहू और मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे रहा हूँ और हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, सॉरी। बेटा रणवीर, मुझे अच्छा लग रहा है कि तूने इसको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। मैं भी इससे प्यार करती हूँ और इसको इस घर की बहू भी मानती हूँ, पर जब मैंने तुझे इससे कटा कटा देखा तब मैंने इसके साथ ऐसा बर्ताव शुरू किया ताकि तुझे इससे हमदर्दी हो और तेरे मन में इसके लिए प्यार जागे। और देख, हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरी ये चाल कामयाब रही। सुहानी बहू, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव मैं करना नहीं चाहती थी। नहीं मम्मी जी, आप और रणवीर जी मुझसे माफी मत मांगिए। पहले तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया, पर जब आज मुझे सब पता चल रहा है तो एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं खोया है, बल्कि जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया है। इतना बोलकर अब सुहानी की आंखें नम हो जाती है और वो अपनी सास और पति को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी से रहती है। रिद्धिमा अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुंबई से वापस अपने घर लौट रही थी।
कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। तभी ओह नो, इस कार को भी अभी खराब होना था क्या? घर भी नहीं पहुंची और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बताओ अब मैं क्या करूं? मैडम टायर पंचर हो गया है, 1 घंटा लग सकता है, कोई मैकेनिक ही नहीं है। हैं? 1 घंटा? इतना ज्यादा टाइम? मैडम एक काम करो, सामने वाले मॉल में जाकर आप शॉपिंग कर लो, इतने में मैं टायर भी चेंज कर दूंगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है और यहाँ बहुत गर्मी भी है। इतना बोलकर रिद्धिमा उस पास वाले मॉल में चली जाती है और वहाँ पर जाकर सीधा कपड़ों के सेक्शन में जाती है, जहाँ वो ढेर सारे टॉप, जीन्स, शर्ट्स और सूट्स देखती है और फिर बोलती है, वाओ, कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैं काम करती हूँ, मैं ना फोटो ले लेती हूँ बगल वाले रवि टेलर से, सेम टू सेम बनवा लूंगी। वैसे भी मैं तो यहाँ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। कैन आई हेल्प यू मैम? नो, आई कैन मैनेज। ऐसे ही घूमते घूमते वो दूसरी तरफ जाती है, जहाँ एक लड़की एक नए ब्रांड का जूस लॉन्च कर रही होती है कि तभी वो रिद्धिमा से कहती है, मैम ये ट्राई कीजिए, न्यू लॉन्च हुआ है, आपको ये जामुन फ्लेवर जरूर पसंद आएगा। नहीं, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है। मैम इसमें 6 फ्लेवर और हैं, आप वो तो ट्राई कीजिए। नहीं, मुझे नहीं लेना। मैम ये लीजिए, आपको मैंगो और गुआवा का फ्लेवर जरूर पसंद आएगा, इसका टेस्ट बहुत एक्सोटिक है। ओके ठीक है, दीजिए। अच्छा है, बेकार सा फीडबैक दे देती हूँ और दूसरा वाला फ्लेवर ट्राई करती हूँ। ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आया, आप दूसरा वाला देना। इस तरह रिद्धिमा उसके सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर लेती है और नापसंद करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी उसे ड्राइवर का कॉल आता है और वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है, जिसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का पहले से ही होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगती है तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। रिद्धिमा डर के मारे उस लड़के के गले लग जाती है। प्लीज लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको, अभी लिफ्ट चलने लगेगी। आंखें खोलिए, देखिए मैंने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर लिया है। नहीं, जब तक लाइट नहीं आ जाती मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। अचानक से लाइट आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है। दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और रिद्धिमा ऋत्विक को थैंक यू बोल देती है और वहां से अपनी टैक्सी में बैठकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ सोनम उससे कहती है, आ गई मेरी बच्ची, कितने सालों बाद आई है। पता है तुझे कितनी याद आ रही थी मुझे? माँ, मुझे आपकी और पापा की ना इतनी याद आई, पता है। सोनम रिद्धिमा को अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खिलाती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन सोनम के पास उसकी बेटी के लिए एक रिश्ता आता है। सोनम उन्हें अपने घर बुला लेती है, साथ ही उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋत्विक होता है। तभी ऋत्विक की माँ नीतू बोलती है, खम्बा खड़ी, कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक है, आप सुनाओ? हम भी बढ़िया हैं। अरे अपनी छोरी ने तो ले आओ। जी अभी बुलाती हूँ। रिद्धिमा बेटा जरा बाहर आना। रिद्धिमा हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है कि अचानक उसकी नजर ऋत्विक पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दोनों की माएं मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर देती हैं, जिसके बाद उन दोनों को छत पर अकेले में बात करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में ऋत्विक बोलता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन लिफ्ट में मिली थी? हाँ मैं वही हूँ। और तुम यहाँ कैसे? जानबूझकर आई हो ना? अरे नहीं, मैं तो माँ के कहने पर आया हूँ। वेल मुझे तो आपका नाम पता चल गया, पर आपको पता है मेरा? नहीं, माँ ने मुझे नहीं बताया। ओह बाय द वे, मेरा नाम ऋत्विक धनेजा है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में। You know, माँ के कहने पर मैंने पहली बार साड़ी पहनी है आज। कुछ ही दिनों के बाद घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी बीच ऋत्विक रिद्धिमा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। तभी रिद्धिमा एक ड्रेस पसंद करती है और कहती है, ऋत्विक देखो कितनी अच्छी ड्रेस है, वेट करो ना, मैं ट्राई कर आती हूँ। कुछ ही देर के बाद
रिद्धिमा वो ड्रेस पहनकर आती है, साथ ही खुद को मिरर में देखकर मॉडल की तरह पोजेस करते हुए बोलती है, वैसे ड्रेस तो अच्छी लग रही है मुझ पर इतनी खास भी नहीं है। क्या पता ऋत्विक को पसंद ना आए। एक काम करती हूँ, दूसरी वाली ट्राई कर लेती हूँ। रिद्धिमा 2 से 3 घंटे लगाकर बार बार कपड़े चेंज करती है और ऋत्विक को दिखाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 मिनट के बाद रिद्धिमा फिर से ऋत्विक के सामने एक ड्रेस पहनकर आती है। इस पर ऋत्विक उससे कहता है, रिद्धिमा क्या है ये, कितने घंटे हो गए हैं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? ऋत्विक कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। रिद्धिमा उसका हाथ पकड़कर मॉल से बाहर ले आती है। कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ लंच करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में हो जाती है। धीरे धीरे रिद्धिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू बैठकर टीवी देख रही होती हैं कि तभी नीतू बोलती है, अरे बहू, बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा है, टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ माँ जी, बोर तो मैं भी हो रही हूँ। मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। माँ जी, एक आइडिया है, क्यों ना हम विंडो शॉपिंग पर चले? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। माँ जी, आज मैं आपको विंडो शॉपिंग करवाऊंगी। इसमें होगा ये कि ना तो हमारे पैसे खर्च होंगे और हम सारी चीजों को खाएंगे भी, पिएंगे भी और पहनेंगे भी और मजे भी करेंगे। अरे चल, कितना बेकार सा आइडिया है। अरे माँ जी, आप चलिए और रेडी हो जाइए। इतना कहकर रिद्धिमा अपनी सास को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल में ले जाती है और दोनों ड्रेसेस देखना शुरू कर देती है। रिद्धिमा एक शॉर्ट ड्रेस पसंद करती है, जिसे पहनकर अपनी सास को दिखाती है और फिर वो बोलती है, हाय राम जी, अरे ओ नासपीटी, इतने छोटे कपड़े क्यों पहन लिए तूने? अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो? अरे चल माँ जी, आपको भी ऐसी ड्रेस पहनाऊंगी, देखना। अरे पागल है क्या बहू? रिद्धिमा एक जीन्स टॉप निकालती है और ट्रायल रूम में अपनी माँ जी को भेज देती है। तभी नीतू आवाज देकर बोलती है, अरे बहू, जरा अंदर तो आ, मैंने वो कपड़े पहन लिए हैं। ओ माँ जी, आप तो एकदम फुलझड़ी लग रही है। हाय, नजर ना लगे मेरी हॉट सी माँ जी को। बहू देख, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है, मैं ना कपड़े बदलने जा रही हूँ, तो तू बाहर जा अभी। रुकिए रुकिए माँ जी, एक कभी है। वाह, अब लग रही है एकदम लल्लन टॉप। चलो अब सेल्फी लेते हैं। इस तरह वो दोनों सेल्फी लेने के बाद वापस अपने पुराने कपड़ों में आकर दूसरी शॉप पर जाकर शॉपिंग करती हैं। ऐसे में दोनों सास बहू कभी कोई सी ज्वेलरी पहनकर देखती है तो कभी कुछ और। इस तरह वो दोनों 3 से 4 घंटे मॉल में घूम घूम कर विंडो शॉपिंग करती हैं और बाहर आकर बोलती हैं, मजा आया ना माँ जी, हमने कितनी चीजों को ट्राई किया आज। हाँ बहू, बड़ा ही मजा आ गया। इस तरह आखिरकार वो दोनों सास बहू मजे लेकर घर आ जाती हैं। और अब विंडो शॉपिंग का ये चस्का नीतू को भी चढ़ जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत सारी विंडो शॉपिंग करती हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी बिताती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।